जेएनयू का जो मसला है उसके बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। उसको लेकर के हम लोग चाह रहे थे कि एक उसकी विधिवत सूचना मीडिया के माध्यम से तमाम स्टूडेंट के बीच जाए, नौजवानों के बीच जाए कि आखिर असल में मुद्दा क्या है। मैं एक बार सारा मुद्दा जो हुआ उसको मैं एक बार आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम जेएनयू के छात्र यूनाइटेड ओबीसी फोरम के मेंबर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सूचित करते हैं कि विगत कई वर्षों से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किए गए आंकड़ों के विश्लेषण करने पर हम यह पाते हैं कि एमफिल पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में साक्षात्कार के दरमियान जाति, धर्म, भाषा और नस्ल के आधार पर भेदभाव, आरक्षित वर्ग के छात्रों को साथ सामान्य वर्ग की तुलना में बहुत कम नंबर दिए जाते हैं, ऐसा हमारा आरटीआई का डाटा कहता है। हम विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय पसंद ओबीसी फोरम के छात्र लगातार इस भेदभाव को कम करने के लिए साक्षात्कार के अंकों को जेएनयू में 100 अंकों में 70 नंबर का रिटर्न होता है और 30 नंबर का वाइवा वोसे होता है। तो उस 30 नंबर के वाइवा वोसे में तमाम जो मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट आते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। तो जिनको हम लोग चाह रहे थे 30 नंबर को घटा करके 10 नंबर किया जाए। जेएनयू प्रशासन तथा वर्तमान कुलपति एम जगदीश कुमार के सामने भी हम लोग ये बात रखे। जेएनयू प्रशासन द्वारा मई 2016 में गठित की गई अब्दुल नाफिर समिति ने भी वंचित समुदाय के छात्रों के साथ साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर हो रहे भेदभाव की पुष्टि की है। समिति ने सिफारिश की है कि एमफिल पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में हो रहे भेदभाव को कम करने के लिए साक्षात्कार के अंकों को 30 से कम करके 15 कर देना चाहिए। जेएनयू प्रशासन द्वारा बनाई गई अन्य समितियां जैसे प्रोफेसर राजीव भट्ट कमेटी, प्रोफेसर थोराट कमेटी ने भी साक्षात्कार में होने वाले भेदभाव को माना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार साक्षात्कार के अंकों को परीक्षा के कुल अंकों के 15% से अधिक किया जाना असंवैधानिक है। 23 दिसंबर 2016 को फीस की बढ़ोतरी, साक्षात्कार में मार्क्स कम करने, अल्पसंख्यक डिप्राइवेशन पॉइंट लागू करने और एसोसिएट तथा प्रोफेसर लेवल पर ओबीसी आरक्षण लागू करने इत्यादि मुद्दों को लेकर के प्रशासन द्वारा स्पेशल एसी मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में साक्षात्कार के अंकों को कम करने के लिए बहुमत होने 27 और 23 का एक जो है हाउस डिवीजन था, जिसमें 27 लोग चाह रहे थे कि वाइवा का नंबर कम हो और 23 टीचर्स रहते थे एकेडमिक काउंसिल मेंबर जो नहीं चाहते थे कि वाइवा का जो नंबर वो रिड्यूस हो। इसके बावजूद प्रशासन अपने द्वारा गठित नाफे कमेटी की सिफारिशों को खारिज कर देता है। वीसी ने 5 मई 2016 यूजीसी गजट नोटिफिकेशन जिसमें एमफिल पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में साक्षात्कार को प्रवेश का एकमात्र आधार बनाने की बात कही गई है का हवाला देते हुए साक्षात्कार के मुद्दे को दरकिनार कर दिया। 3 जनवरी 2017 को कार्यकारिणी परिषद की मीटिंग बुला करके वीसी ने अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही रवैया अपनाते हुए 5 मई 2016 के गजट नोटिफिकेशन को भारी विरोध के बावजूद पारित कर दिया। यूजीसी गजट 2016 को विश्वविद्यालयों में लागू कर देने से दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं ग्रामीण परिवेश के से वास्ता रखने वाले समुदायों के होनहार छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना असंभव सा हो जाएगा। विश्वविद्यालयों में इस गजट को लागू होने से भारी संख्या में एमफिल पीएचडी की सीटों की कटौती हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक शिक्षक को कितने छात्रों को शोध कराएगा इसकी संख्या पहले से निर्धारित कर दी गई है, जिसमें कहा गया कि अब एक प्रोफेसर केवल 8 रिसर्च स्टूडेंट को सुपरविजन कर पाएगा और एक एसोसिएट प्रोफेसर केवल 4 ही छात्रों को रिसर्च करा पाएगा और एक असिस्टेंट प्रोफेसर 4, एसोसिएट प्रोफेसर 6। तो इस तरीके से किस तरीके से आपकी जो मौजूदा सीटें हैं, जो ही ये यूजीसी का गजट लागू हो जाता है, ये सारी सीटें कट हो जाएंगी और उसके बाद जो और स्टूडेंट हमारी जो सीटों का इंटेक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसको लेकर के प्रशासन के पास नहीं, एमएचआरडी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा या अवॉइड किया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ बहुजन छात्र कुलपति के अलोकतांत्रिक रवैयों का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन वीसी ने हम दोनों के अलावा और 7 और छात्रों को 9 छात्रों को हिंसात्मक माध्यम अपनाने तथा 26 दिसंबर की इसी मीटिंग को रोकने का आरोप लगाकर बिना किसी जांच के रातों रात छात्रावास तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों से निलंबित कर दिया। अब आए दिन नोटिसों के माध्यम से प्रशासन लगातार हमें प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे नाजुक तथा फांसीवादी दौर में हम यूनाइटेड ओबीसी फोरम और जेएनयू के सामाजिक न्याय पसंद छात्र और तमाम इंडिविजुअल्स कुलपति
कि चाहते हैं कि कुलपति हमारी मांगों को संज्ञान लेते हुए दोबारा एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुला करके अपने जो सामाजिक न्याय विरोधी जो सर्कुलर है जिसको उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास किया है उसको वापस ले, यूजीसी गजट को देश की जेएनयू तथा अन्य यूनिवर्सिटियों में न लागू किया जाए, नहीं तो जो यूनिवर्सिटी का जो सोशली इंक्लूसिव करेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तमाम सोशल जस्टिस वाली पॉलिसी इस यूजीसी सर्कुलर से अफेक्ट होने जा रही हैं और हम चाहते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी, न केवल जेएनयू, तमाम देश के मीडिया के माध्यम से और नौजवानों को जो अलग अलग डीयू में, जामिया में, इलाहाबाद में, बीएचयू में, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी इस सर्कुलर का इस नोटिफिकेशन का विरोध करें। और हमारी इन नोटिफिकेशन के अलावा और सारी अलग मांगे हैं जिसमें हमने कहा कि ऐसी मीटिंग को दोबारा बुला करके जो भी एंटी सोशल जस्टिस और एंटी स्टूडेंट पॉलिसी का डिसीजन हमारा जेएनयू प्रशासन लिया है उसको वापस ले और साक्षात्कार के अंकों को, वाइवा के अंकों को घटाकर 30 से 10 किया जाए या अथवा अब्दुल नाफे कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। जेएनयू में माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट को लागू किया जाए क्योंकि कई सालों से तमाम माइनॉरिटी के स्टूडेंट जिनको जो है खास सेंटर में सीमित कर दिया जाता है, उसको लेकर हम लोग लगातार मांग उठाते रहे हैं कि अन्य डिसिप्लिन में भी, सोशल साइंसेस में भी उनकी माइनॉरिटी स्टूडेंट की भागीदारी हो, उनकी संख्या सुनिश्चित हो सके, इसके लिए उनको कुछ 1, 2, 4 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाए जिससे माइनॉरिटी के स्टूडेंट हर एक सेंटरों में पहुंच पाएँ। तीसरा, फीस वृद्धि अभी हाल फिलहाल में जेएनयू प्रशासन द्वारा की गई। हम इसलिए इसका विरोध करते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी हो वहाँ किसी भी तरीके का फीस बढ़ोतरी हो, क्योंकि गरीब स्टूडेंट अगर फीस बढ़ेगा तो अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आ नहीं पाएंगे। इसके अलावा हम लोगों को जो 9 स्टूडेंट को तत्काल निलंबित कर दिया गया था, जिनको इंटरिम रजिस्ट्रेशन जेएनयू प्रशासन ने दिया है, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा सस्पेंशन है वो इमीडिएट पूरी तरीके से वापस हो। और बाकी तमाम हमारे साथी हैं जो लगातार हम लोगों ने अभी हंगर स्ट्राइक किया और तमाम यूजीसी पर भी एक प्रोटेस्ट किया और आने वाले दिनों में भी हम आपके माध्यम से आगाज़ करना चाहते हैं कि हमको इस यूजीसी नोटिफिकेशन गजट को वापस कराना है। इसको लेकर के 30 तारीख को हम लोग एक बड़े लेवल पे पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल दे रहे हैं और सारे नौजवानों और इस तमाम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्रों से अपील करते हैं इस नेशन वाइड कॉल को ज्वाइन करें, अलग अलग अपने यूनिवर्सिटियों में इस यूजीसी गजट के खिलाफ प्रोटेस्ट करें और हम लोग इस यूजीसी गजट को अब यूजीसी के हेडक्वार्टर के सामने उसको जलाएंगे। और ये न केवल दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग स्टेटों में भी इस तरह का एक नेशनल कोऑर्डिनेशन हम लोग बनाए हैं और वो एक साथ 30 तारीख को ये यूजीसी नोटिफिकेशन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हम लोग तैयार करें। बाकी हमारे साथी आपके बीच अपनी बात रखें। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे बीच राठी जी हैं, महेश राठी जी, ये अपनी बात रखें। देखिए कि जो लड़ाई है हमारे जेएनयू के स्टूडेंट्स और दूसरे सब साथियों की, ये 3 स्तर पर हम लोग देखते हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई है जिसको हम 3 स्तर पर देखते हैं। सबसे पहले तो यही है कि जेएनयू के अंदर जिस तरह से सस्पेंड किया गया है 9 स्टूडेंट्स को, उसको वापस लेना, जो यूजीसी का गजट है जो लागू किया है वीसी ने अभी, उसको रद्द करना। इसके अलावा जो वेटेज है जिसके लिए लड़ाई असल में शुरू की थी इन स्टूडेंट्स ने, तो उसको 10 अंकों तक लेके आना वाइवा ओसे के अंदर जो है जो इन्होंने बढ़ाया है। और एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग को दोबारा जो जेएनयू के हमारे साथियों ने कहा है कि उसको दोबारा से बुलाना और फिर ये विचार करना इसके ऊपर। तो एक तो ये है। इसके अलावा एक दूसरे स्तर पर ये अखिल भारतीय स्तर पर जैसे मुलायम ने भी कहा है कि यूजीसी के इस गजट को वापस लेने के लिए और दूसरे तमाम स्तर पर सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, फैलाने के लिए, पिछले दौर में भी हम लोगों ने किया है, ये एक बड़ा मार्च निकाला था गत वर्ष भी हम लोगों ने। तो उस तरीके से इस लड़ाई को और पूरा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फैलाना। और इसके अलावा जो यूनाइटेड ओबीसी फोरम या जो पिछड़ा वर्ग के अंदर एक जागरूकता है उसको लेके आना तीसरे स्तर पर, और जो तमाम तरह की बहुजन ताकतें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना। और जो पूरे अधिकारों की जो लड़ाई है इस देश के अंदर, चाहे वो रिजर्वेशन के सवाल पर हो कि ओबीसी रिजर्वेशन जब से लागू हुआ है अभी तक केवल 12% जो
आंकड़ा है, अखबारों में आया और दूसरी रिपोर्ट्स हैं कि लागू है, वो 27% भी लागू नहीं है। और चाहे वो एकेडमिक्स के अंदर है, चाहे दूसरे तबकों में है, कि किस तरह से जोड़ करके उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो यही है कि 3 स्तर पर हम लोग इसको सोच रहे हैं, इस लड़ाई को। अभी फ़िलहाल ये JNU का जो एक इशू है सबसे इम्पोर्टेंट, जो किस तरह से एक हम देख सकते हैं तानाशाहीपूर्ण रवैया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का, JNU के वाइस चांसलर का, कि आप मांग कर रहे हैं कि वेटेज को कम किया जाए वाइवा के अंदर, और उन्होंने ला करके एक नया ऑर्डर सामने रख दिया कि नहीं 100% होगा, 100 मार्क्स का होगा वाइवा, जो है पूरा वाइवा के थ्रू ही, वाइवा के माध्यम से ही जो है अब एडमिशन होगा। ये सरासर जो भेदभाव है जो चला आ रहा था ज़माने से, उसको बढ़ाने वाला है। और यही हम सोच करके हम लोगों ने आपसे बातचीत करने का ये अवसर लिया है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो लड़ाई है ये थोड़ा और बढ़ेगी, और 30 तारीख को जैसे साथियों ने कहा है कि पूरा देशव्यापी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्रदर्शन होंगे, UGC पर होंगे, और इसके बाद में भी हम लोग इस लड़ाई को और किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है उसको देखेंगे आगे चल। हमारे बीच में दिलीप यादव जी हैं, जिन्होंने लगातार कई दिनों तक बिना अन्न और जल लिए हुए स्ट्राइक किया था, हंगर स्ट्राइक, जो कि JNU के इतिहास में पहली बार हुआ था, और अभी वो आप लोगों के बीच में है। तो मैं चाहूँगा कि दिलीप यादव जी अपनी बात रखें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें इन इश्यूज के ऊपर। यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया साथियों को हमारी तरफ से, यूनाइटेड OBC फोरम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो UGC का 5 मई 2016 का गजट आया हुआ है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। कमियां ये हैं कि अभी आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में देखेंगे तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का जो लोग है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहाँ से आता है ये भी आपको देखना होगा कि वो रूरल बैकग्राउंड से आता है। और रूरल बैकग्राउंड्स में अगर आप देखेंगे कि जो CBSE बोर्ड्स की जो पढ़ाई होती है, जिसके आधार पे आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय में जो एक मीडियम की, जो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है, उससे अभी वो पीछे है। तो एक भाषा का मामला भी है। दूसरा मामला ये है कि जो वो लोग वहाँ रहते हैं उनका इंटरप्रिटेशन जो है कहीं ना कहीं उसमें हेजिटेशन है। तो ये जो वाइवा का मामला है, ये वाइवा का मामला हायर एजुकेशन का मामला है। हायर एजुकेशन में जो MPhil PhD का एंट्रेंस होता है, उसमें पहले क्या होता था कि रिटन होता था और इसके बाद इंटरव्यू होता था। तो JNU जैसी संस्था में रिटन का 70 मार्क्स होता था और वाइवा का 30 मार्क्स होता था। लेकिन अब क्या हो गया, जो हमारे वाइस चांसलर ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पास किया हुआ है UGC गजट, उसमें ये कहा गया कि 100% वाइवा होगा। यानी कि अब लिखित परीक्षा जो होगी वो क्वालिफाइंग होगी, और जो एडमिशन दिलाएगा वो वाइवा दिलाएगा। यानी कि 100% में से आपको लाना होगा तभी आपका एडमिशन होगा। मैं इसके पीछे जाना चाहता हूँ। 3 कमेटियाँ बनी हुई हैं JNU में, एक राजीव भट्ट कमेटी, एक थोराट कमेटी और एक नाफे कमेटी। तीनों कमेटियों ने माना है कि जो वाइवा में होता है डिस्क्रिमिनेशन, वो जाति के आधार पे जो पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के आते हैं, जो SC ST OBCs हैं, जो माइनॉरिटी बच्चे हैं, उनके साथ उनकी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तब 30% में भेदभाव किया जा रहा था। 3 कमेटी, हम अपने से नहीं बोल रहे, राजीव भट्ट कमेटी बोलती है, थोराट कमेटी बोलती है, और अभी प्रोफेसर अब्दुल नाफे की कमेटी बोलती है। तब मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने साथियों को कि जब 100% वाइवा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि पिछली की कमेटियों के आधार पर। तो हमारा सबसे पहली तो डिमांड ये है कि जो 100% वाइवा है उसको स्क्रैप किया जाए। अब्दुल नाफे कमेटी ने जो JNU में बनाई थी उसको 30 से 15 करने की बात की थी, यानी कि 85 रिटन का होगा और 15 वाइवा का होगा, इसको लागू किया जाए। दूसरा मैं एक हवाला देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार बोला था यहाँ पे लाल किले से कि वाइवा का जो मार्क्स है उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, मतलब ख़त्म किया जाए। लेकिन दिन प्रतिदिन यही सरकार, मोदी जी की सरकार ही उसको 100% बढ़ा रही है। तो ये तो कंट्राडिक्शन है। या तो मोदी जी ये स्वीकार करें कि मोदी जी ने स्वीकार किया था कि इसमें भेदभाव होता है, और आज उन्हीं की सरकार 100% बढ़ा रही, तो इसका मतलब है कि आप वंचित तबके के खिलाफ हैं। तो इनको ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, <6% OBC तबका है, यानी कि जिसकी आबादी 1931 के आधार पर 52% थी, यानी कि मोटा मोटी अभी 60% आबादी है। उसकी
उसकी आबादी के हिसाब से 6% उसके लोग हायर एजुकेशन में हैं। दलित आदिवासियों की उनकी जनसंख्या के आधार पर बहुत ही कम जनसंख्या आज हायर एजुकेशन में है। और आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो हायर एजुकेशन है मात्र प्रतिनिधित्व का नहीं है, बात समाज को बढ़ाने का है। आप बताइए 85% की जो जनसंख्या है उसी का लोग हायर एजुकेशन में नहीं आ रहा है, तो आप किसके लिए इस देश में निर्माण कर रहे हैं? आप किसके लिए इस देश में बात कर रहे हैं? आप अगर उस 85% को हायर एजुकेशन से अलग रखते हैं जहां पर आपकी पॉलिसी मेकिंग होती है, हमारे यहाँ का आप चले जाइए CSP इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ देश की पॉलिसी मेकिंग में वहाँ के प्रोफेसर रहते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं। आप बताइए 85% का ना तो वहाँ प्रोफेसर है ना वो 85% का स्टूडेंट है, तो ये इसका मतलब है कि 15% का देश है ये। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, इसकी हमारी मांग है। इसी को लेके मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा था जो हमने 4 दिन चलाई थी। इसके बाद पुलिस हमको ज़बरदस्ती उठा के एम्स में भर्ती करा दी थी और हमारे प्रशासन की इसमें चाल थी क्योंकि वो हमारी हंगर स्ट्राइक ख़त्म करवाना चाहते थे। लेकिन साथियों एक हंगर स्ट्राइक ख़त्म करवाना चाहते थे। हम ये कहना चाहते हैं और हम मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया, ये जो गजट आया है, तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा सकता हूं और उसमें भी ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, मरते दम तक बैठूंगा। क्योंकि कारण ये नहीं है, कारण ये है हमारे रहते अगर हमारे एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो हम इतना वंचित तबका विरोधी ये जो सर्कुलर आया है इसको नहीं सह सकते हैं। उसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमने देखे हैं कि कमेटियां बोल रही हैं बार बार कि आप वंचित तबके का शोषण हो रहा है और उसी को हम आधार बना के चाहते हैं कि हम इसको वापस करें। हम अब MHRD मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारी जो 30 तारीख की मीटिंग्स जो प्रोटेस्ट है उसमें हमको कुछ निकाल के देइए, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हमारी भूख हड़तालें भी हो सकती हैं और भी हमारा मोड ऑफ प्रोटेस्ट कुछ चेंज मतलब जो भी हो सकता है वो हम बताएंगे आप लोगों को मीडिया के माध्यम से। लेकिन अगर ये 30 तारीख को हमारे को कोई कंक्लूजन नहीं देते हैं तो इस देश में बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करेंगे। हमारे साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथियों का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी का, हैदराबाद का, CUG गुजरात का, तमाम ऐसे देश के विश्वविद्यालय जो हमारे इस मूवमेंट के साथ खड़े हुए हैं। हम उनसे एक अपील करना चाहते हैं कि इस आंदोलन में आप लोग जुड़िए। मैं इस आंदोलन के माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये आंदोलन अकेला JNU का नहीं है, ये आंदोलन अकेला हम सस्पेंडेड स्टूडेंट का नहीं है, ये आंदोलन इस देश के तमाम न्याय पसंद लोगों का। हम इसमें एक और बताते हैं आपको इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे अगर ये 100% वायबा हो गया तो इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ अभी डिप्राइवेशन पॉइंट दिया जाता है महिलाओं को 5 नंबर। वो 5 नंबर इसलिए दिया जाता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस देश में है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हम 5 नंबर एक्स्ट्रा देते हैं महिलाओं का। वो डिप्राइवेशन पॉइंट खत्म हो रहा है इस 100% वायबा के आधार पर, तो उसके कारण तो फीमेल कैंडिडेट हमारे कम हो जाएंगे। दूसरी चीज जो अपर कास्ट जो गरीब तबका आता है, वो जो गरीब घर से आता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, उसका आना कम हो जाएगा। यानी कि इस देश का 95% हायर एजुकेशन से बाहर चला जाएगा। 5% लोग जिनके घर वाले आज नौकरी में हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में, उन्हीं के बच्चे पढ़ पाएंगे। तो हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, आप इसको सर्कुलर को वापस कराने के लिए हम सरकार को बोलना चाहते हैं। अगर आप नहीं वापस करेंगे इसको, इसमें कंक्लूजन कुछ नहीं लाएंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका खामियाजा आपको हर जगह भुगतना पड़ेगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग आए और हम लोग की बात सुने। थैंक यू।